बहन मायावती ने आखिर कह दिया कि मोदी ने दिया है देश को धोखा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसको लेकर अब कहने के सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर एक सवालों का और चर्चाओं का एक कहने की जंग कहेंगे, ये छिड़ चुकी है। जिस तरीके से ये बयान आया है उसके बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम ले लिया जिस पर तकरीबन 58 सालों से रोक लगी हुई थी, और ऐसा निर्णय जो कहीं न कहीं अब सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आज इस तमाम मसले को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ में, और आज के पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अभिषेक कुमार जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले बसपा नेता उत्तम शेवड़े जी भी हमारे साथ मौजूद है। वो भी थोड़े ही समय में हमारे साथ आपको रूबरू होंगे, आपको आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ बहन मायावती ने इस मसले पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले वो आपके साथ में साझा करूंगा और आगे सवालों की श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप हमें अगर फेसबुक पर देखना शुरू कर चुके हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखना शुरू कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आज की हमारी चर्चा को अपने तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। बहुजन समाज के आखिरी तबके तक इस अहमियत रखने वाली चर्चा को, और समय की मांग जो कहने की है कि बहुजन समाज को इस गंभीर मुद्दे को लेकर वास्तविकता पता हो, इसीलिए आपका इस वीडियो को शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज की चर्चा को पहुंचाएंगे, इसी बात की उम्मीद के साथ आज हमारी इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बयान करना चाहूंगा, बयान को साझा करना चाहूंगा बहन मायावती के उन तमाम ट्वीट्स को जो कि सबसे ज्यादा आज सुर्खियों में बने रहे हैं। ये सबसे पहला बयान बहन मायावती का आज के इस निर्णय को लेकर आया है, जो कि कहना है सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे और राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। ये सबसे पहला बयान है। उसके बाद अगला बयान आपके साथ साझा करूंगा। अगला बयान क्या कुछ कहता है, जहां पर बहन मायावती ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण के कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीति की नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही है। ऐसे में यह निर्णय अनुचित और तुरंत वापस हो। तो यहाँ पर बहन मायावती ने जो बात यहाँ पर कही है कि किस तरीके से तमाम सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वह आरएसएस की जो शाखा है उसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट बार बार कहती है कि जो तमाम संघ की शाखाएं है इसमें सरकारी जो कर्मचारी है ये लुक छुप कर कहने के जाते हुए खासतौर पर नजर आता है। लेकिन अब ये जो प्रतिबंध हटाया गया है इसके कारण वो पूरी तरीके से अब खुलेआम तौर पर किसी भी डर और भय और संकोच न रखते हुए संघ की शाखाओं में जाते हुए नजर आएंगे। तो आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहला जो सवाल है, वो सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर एडवोकेट अभिषेक कुमार जी आपसे ही, कि ये जो बयान आया है, ये जो निर्णय फैसला लिया गया है, इस पर जो बहन मायावती की प्रतिक्रिया है, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे जी? पराग जी, बहन जी का जो ट्वीट है, जो उनका संदेश है, जी वो संदेश जो है तभी आपको समझ में आएगा जब इस देश की जो एग्जीक्यूटिव, ये देश जो संविधान के आधार पे चलता है, उसने शक्तियों का बंटवारा किया है, और शक्तियों के बंटवारे में जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव में दो बात है, एक परमानेंट है और एक जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है।
तो ये जो परमानेंसी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसमें आईएएस आईपीएस ये सारे लोग आते हैं, वो निष्पक्ष अगर नहीं होंगे, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, अगर वो निष्पक्ष नहीं होंगे तो इस देश में सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया जा सकता है। अगर वो किसी पार्टी से समर्थित हो गए तो उस पार्टी के लिए वो जो सैलरी है वो भारत सरकार या प्रदेश की सरकार से लेंगे, लेकिन वो निष्ठावान किसी पार्टी के हो जाएंगे। और आरएसएस ये समझ रही है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा हमेशा से देश को तोड़ने या बर्बाद करने वाली विचारधारा रही है। आप जब भी देखें, जब भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का इस देश में बोलबाला हुआ है, तब तब जातियों के रूप में लोगों को तोड़ा गया है, बांटा गया है, तब तब देश कमजोर हुआ है, देश गुलाम बना है। और आज भी इनको ये पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी मेजॉरिटी नहीं है। और जिस तरह से अंबेडकरवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा है, उससे इनको खतरा है कि अंबेडकरवादी आंदोलन के लोग इस देश की राजनीतिक सत्ता पे अगर काबिज हो जाएंगे तो फिर वो संविधान की जो सही भावना है उसको इस देश में मजबूत करेंगे। और अगर वो भावना मजबूत होती है तो आरएसएस की जो संकीर्ण सोच है, वो सोच क्या है, इस देश के लोगों के भीतर से निकल जाएगी। इसलिए अपने आप को इस देश में स्थापित करने के लिए जो लोगों के संसाधनों पे डाका मारा जाता है, उस डाके को बनाए रखने के लिए इस तरह का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। और ये निर्णय जो है ये संविधान के खिलाफ है। ये जो हम पब्लिक जो सर्वेंट अपॉइंट करते हैं उसके इथिक्स के खिलाफ है कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी पर्टिकुलर पार्टी का नुमाइंदा बन जाएगा, वो कभी भी जस्टिस के बारे में नहीं सोच सकता। वो हमेशा अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचेगा, अपने प्रमोशन के बारे में सोचेगा। वो हमेशा किसी न किसी पार्टी के प्रति, पार्टी के नेता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेगा, न कि भारत के संविधान में, न कि भारत की जनता में, न कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में, न कि। तो ये जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जो है आरएसएस से जोड़ के इस देश पे कब्जा बनाए रखने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये लिया गया निर्णय है। इसलिए माननीय बहन जी ने जो इस देश को मैसेज दिया है वो बहुत ही जरूरी है और इस पे अमल में लाया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश के संविधान के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ी चाल है। जी जी। उत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, आप अगर हमारे साथ रूबरू हो सके। वीडियो आपका बंद हो चुका है, फिर उसके बाद हमारी चर्चा। जी उत्तम जी, आपने जिस तरीके से हमारी पूरी अभी तक की पूरी बातों को सुना है, बहन मायावती का आज बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट आया है, किस तरीके से आरएसएस के तमाम जो प्रचारक है वो कहने के सरकारी नौकरियों में भी है, लेकिन खुले तौर पर वो संघ की शाखाओं में शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब ये जो निर्णय है, तकरीबन 58 साल का जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और बहन मायावती ने जो बयान दिया इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आरएसएस पे जो प्रतिबंध क्यों लगा, उसकी वजह पहले जानना बहुत जरूरी है। जी। ये मोहन करमचंद गांधी, जिनको महात्मा कहते हैं, उनका मर्डर गोडसे नामक व्यक्ति ने किया। और वो गोडसे नामक जो व्यक्ति था वो आरएसएस से संबंधित बड़े कैडर में से था। तो जब गोडसे ने गांधी का खून किया, इसलिए ये देश में हलचल मची। और जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये आरएसएस पे बंदी लगाई। और आरएसएस पे बंदी इसलिए लगाई कि सारे षड्यंत्र में आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे। नथुराम गोडसे तो आरएसएस के मेन थे और उनके सारे सहयोगी आरएसएस के थे।
तो इसलिए उन्होंने इतने बड़े आदमी की हत्या की दिन दहाड़े, इसलिए उन्होंने संघ पर पाबंदी लगा दी। और फिर बाद में भी हम लोग देखते हैं कि इस देश में जो जो कुछ भी गलत हुआ है उसके पीछे संघ है। जो संघ का नाम ही षड्यंत्रकारी संघ है, आरएसएस यानी ये षड्यंत्रकारी संघ है। और इसलिए ये षड्यंत्र करते रहता है, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, भगवान के नाम से। तो इसलिए ये पाबंदी अभी तक के, और ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं रहा, देश प्रेमी नहीं रहा। इसलिए इन्होंने राष्ट्रध्वज जो है, राष्ट्रध्वज को भी कई साल तक अपनाया नहीं। नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में अभी कुछ 8-10 साल हो रहे जिसमें फैलाया जाता, और वो राष्ट्रध्वज इसलिए लगाया गया कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती वहां राष्ट्रीय ध्वज लगाया और उसकी केस चली। कोर्ट ने बताया कि ये आपको राष्ट्रध्वज लगाना है। तो तब तक के इन लोगों ने राष्ट्रध्वज का भी अपमान किए। और रही बात संविधान की, तो अभी तो संविधान की हत्या की बात इन्हीं का जो पौधा है, ये जो आरएसएस में से जो निकले हैं इनको हम पौधे बोलेंगे। तो ये जो अभी पीएम, ये जो पौधा है, तो ये अभी कांग्रेस ने हत्या की ये बताता है, जबकि बीजेपी, इनके जो पौधे बीजेपी से लेकर तो जो छोटे मोटे जितने भी गठ है, संगठन है, ये सारे आरएसएस से निकले हुए हैं। और ये आरएसएस वही काम करती है, संविधान विरोधी, और संविधान की हत्या करने का काम तो इनका जारी है। और अभी भी फिर से पूरी करना चाहते, जबकि पूरी तो हत्या हुई नहीं, हो नहीं सकती। इसलिए संविधान के खिलाफ में ये सारा षड्यंत्र रचने के लिए ये सब चल रहा है। और अभी जो बंदी उठाने वाली जो बात है जी, 58 साल से इन पे बंदी थी, कोई अड़चन नहीं थी। अब अड़चन नहीं थी, सारा लिपा छुपी का खेल जो है अंदरूनी सारा चल रहा था, लेकिन इनको लगा कि भाई चोरी छुपे क्यों हमने काम करने का, हम तो डायरेक्ट जैसा चोरी करते कुछ चोर लोग, लेकिन कुछ लोगों को लगता कि भाई चोरी करने के बजाय डाका डाले तो बहुत बढ़िया है, पूरा माल दिन दहाड़े लूट लेंगे डायरेक्ट। तो इसलिए इन्होंने संघ में इनके लोग इनको भेजना है, और डायरेक्ट भेजना है। और डे नाइट जब भी इनकी शाखाएं चलती है, तो क्लास 4 से लेकर तो क्लास 1 तक, और जो लोग इनके खिलाफ में, इनके नीति के खिलाफ में जो लोग रहेंगे, वो लोग अगर ना बात करेंगे कि हम लोग नहीं जाते, तो फिर उनपे कोई इंक्वायरी बिठालकर या कुछ भी इनडायरेक्टली उनको हरेश करने का काम ये करेंगे। और जब ये सारी गुपित, जैसा कि संविधान ने कुछ चीजें ऐसी थी कि हम लोग शपथ लेते हैं, कुछ चीजें छुपा के रखना पड़ता, कुछ चीजें जो सरकार को है वो पूरी पब्लिकली नहीं करना पड़ता। तो ऐसे हालत में जो कुछ गुप्त चीजें है वो ओपनली संघ के मीटिंगों में जाएगी, और संघ उस पर षड्यंत्र करेगा, जैसा कि वो पुलवामा वगैरह आपको सारी चीजें मालूम है। तो इसलिए इन्होंने ये सारे डाके डालने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्रकारी संघ है, आरएसएस है, तो उसका जो बयान था वो हटाने का काम किया। इसलिए बहन मायावती जी ने पहली, ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है कि जिन्होंने डायरेक्ट प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस वालों ने उस लेवल की अभी भी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी कि कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग आपसी मिले हुए हैं, देश की छोटी मोटी पार्टियों के बहुत लोग ऐसी है कि संघ से, विचारधारा से और संघ वालों से मिले हुए, इसलिए डायरेक्ट बात नहीं करते। बहन जी ने डायरेक्ट अटैक किया, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का अगर खून अगर कोई करता है तो आरएसएस करता है। आरएसएस की विचारधारा ये ब्राह्मणी विचारधारा है, हिंदुत्ववादी विचारधारा है, जातीयवादी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है। इसलिए इसका फुले शाहू अम्बेडकरी और संविधान को मानने वाले, मानवतावाद का बोलबाला करने वाले लोगों ने, वो सही है कि बहन जी ने उसका निषेध किया। जी जी जी, अभिषेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये तो निर्णय अब ले लिया गया है कि संघ की शाखाओं में अब जो कर्मचारी वो जा पाएंगे, सरकारी कर्मचारी,
सबसे पहला प्रभाव इसका किस तरीके से आप देखते हैं समाज पर, देश पर, इसके साथ साथ खास तौर पर जो बहुजन समाज से जो आने वाली SC ST OBC और माइनॉरिटी से आने वाले जो कर्मचारी है, इन पर आप कैसा प्रभाव देख रहे हैं? परागी, अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें जी, तो सामाजिक व्यवस्था में जो खास करके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, OBC हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं या मुस्लिम से लोग हैं, तो समाज जो है, इन समाज का जो नजरिया है इनको देखने का क्या है, ये किस हैसियत के साथ देखे जाते हैं। और अभी इस समाज से जो लोग अगर कुछ व्यवस्था संविधान के कारण नौकरियों में आए हैं, तो अगर नौकरियों में भी अगर इनकी पड़ताल की जाए ये कहाँ पे आए हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये नौकरियों में जो निचले पायदान की नौकरियां हैं, जिसको C और D ग्रेड बोलते हैं, उसमें ये मेजॉरिटी में आए जी। अब सवाल ये है कि C और D ग्रेड की नौकरियों के लोग हमेशा ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होते हैं, ऑर्डर को लागू करने के लिए होते हैं। ऑर्डर बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला A और B जो ग्रुप है उसकी नौकरियों में लोग होते हैं। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है सरकार द्वारा, यानी कि जो मेजॉरिटी में जो कास्ट हिंदू लोग हैं वो A और B तबके की नौकरियों पे होल्ड रखते हैं, वो डायरेक्टली जो है सरकार के क्या हो जाएंगे, सपोर्टर हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो निचले तबके के लोग C और D ग्रेड में हैं, उनके जो हक अधिकार है उनको वो खुलेआम लूटने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो इस देश में व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ या ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को कुचलने की हमेशा कोशिश करेंगे। या ये कहिए कि सरकार की मशीनरी अब जो ब्राह्मणवादियों के खिलाफ संघर्ष है, आंदोलन है, उसको कुचलने का काम ये व्यवस्था करेगी। अब वो RSS का जो अभी रोल था, RSS ने जो विंग बना के, जो बहुत सारे विंग बनाए हुए थे, दल बनाए हुए थे, जो उसके माध्यम से अब तक लोगों को प्रभावित करता था, लोगों को डराता था, अब उसको ये लीगलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनके लोग जो व्यवस्था है, जो नौकरियां हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और ऐसे में इस देश में जो कल्याणकारी नीति है, जो संविधान में फंडामेंटल राइट है, जो संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्थिक उन्नति की बात करता है, गरीबी मुक्ति की बात करता है, ऐसी नीतियों को खुलेआम अब जो मनुवादी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो खुलेआम उसका संविधान का वायलेशन करेगी। तो ये निर्णय लागू होने से दूसरी तरफ क्या है कि इस देश में गरीबी, अमीरी और जाति का जो चक्र है वो और ज्यादा मजबूत होगा। गरीब और ज्यादा गरीब होंगे और लोग ज्यादा गरीब होंगे, और जातियों का जो जाल है, मकड़ जाल है, वो और ज्यादा मजबूत होंगी। जो जातियां आज व्यवस्था में काबिज हैं, आगे देखिएगा इसमें भाई भतीजावाद और बढ़ेगा, वो लोग व्यवस्था में हमेशा काबिज रहेंगे। और ब्राह्मणवाद आपको पता है, हमेशा सत्ता के करीब रह के, सत्ता में रह के उसने इस देश का सत्यानाश किया है। ये एक जो निर्णय है सरकार का, इससे ब्राह्मणवाद आपको जर्रे जर्रे में मजबूत होता दिखेगा। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जितने भी न्यायप्रिय विचारधारा है, खास करके अंबेडकरी विचारधारा, उसको मिटाने का ये हमेशा प्रयास करेंगे, और इस निर्णय में वो क्षमता है। तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जो संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, कल्याणकारी नीतियां बनाई गई, उस नीतियों में बड़े पैमाने पे अब आपको करप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अब न सरकार के इशारे पे ये करप्शन होगा, क्योंकि सरकार उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को क्या है, सह देगी, क्योंकि वो उस जाति जमात के लोग होंगे। तो ऐसे में आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता और इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ेगा।
और इसका असर आने वाले बहुत जल्दी ही लोगों को देखने को मिलेगा। जी। अगर बात करेंगे क्लास 4 से लेकर तो क्लास 1 तक के जितने भी खास तौर पर कर्मचारी जिन भी पदों पर कहने के देखने को मिलते हैं, वो तमाम जो कर्मचारी है वहां पर खास तबके के जो लोग हैं, खासतौर से सवर्ण समाज के लोग ही दिखाई देते हैं और ये देश की हकीकत बन चुकी है। लेकिन बहुतायत देखा जाए जो कि उंगलियों में गिनने के या फिर बहुत ही कम तादाद में जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, खासतौर पर ये भी कहने की अपनी भूमिका जो जिस तरीके से अभी तमाम सरकारी क्षेत्रों में निभाते हुए नजर आते हैं। उत्तम जी, आपको क्या लगता है कि सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी की तीसरे बार की ये सरकार है, आरएसएस के साथ में बीजेपी की बात नहीं बन पा रही थी, क्या लगता है कि कोई तोहफे के तौर पर ये निर्णय दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बीजेपी को, बीजेपी के जरिए आरएसएस को, कि बात यहाँ पर बन जाए और आरएसएस को एक बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से दिया जाए? ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है? जी, माइक ऑन कर लीजिए सर। ये भारत का संविधान है जी। और ये भारत के संविधान के आधार पर ये देश चल रहा है और इसको 75 साल हुए, ये 75वां साल है, जबकि स्वर्ण महोत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हत्या के नाम से सारी ऐसी तैसी कर दी। ये जिनके विचारों से अभी फिलहाल में सरकार चल रही है, ये आप ये किताब का नाम देखिए जी, ये बंच ऑफ थॉट्स है। ये बंच ऑफ थॉट्स ये गोलवलकर ने लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल इंग्लिश का है और ये उसका मराठी का एडिशन है, ये मराठी एडिशन है। ये मेरे पास ये दोनों किताब है। इस आधार पर आरएसएस चल रहा है और बंच ऑफ थॉट्स में सारा षड्यंत्र एससी के साथ में क्या किया जाए, एसटी के साथ में क्या किया जाए, ओबीसी के साथ में, यानी ये सारा शूद्र और अतिशूद्रों के साथ में क्या किया जाए, कैसा किया जाए, इसके बारे में ये ब्लूप्रिंट अगर किसी ने लिखा तो ये गोलवलकर ने लिखा और गोलवलकर इनका गॉडफादर है, ये सबका आरएसएस का निर्माता है, हेडगेवार है, निर्माता है। तो ये गोलवलकर और हेडगेवार जो है इनके विचारधारा से चलती है और ये गोलवलकर गुरुजी ने ये लिखी हुई किताब है। अब आपको ये पता मैं बताना चाहता हूं कि आज तक के देश में जितने भी लोग षड्यंत्र में पकड़े गए, जितने भी लोग षड्यंत्र में पकड़े गए, दंगों में पकड़े गए, वो सारे आरएसएस से रिलेटेड थी। फिर प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तो ये सारे लोग बड़े बड़े, प्रज्ञा ठाकुर कोई छोटी नहीं थी, बाद में तो उसको तो सांसद बना के रिवार्ड दिया गया। जब वो करकरे ने इनकी सारी लॉबी एक्सपोज की तो करकरे को मरवाया गया है। ये तो किल्ड करकरे वगैरह जो किताब है इसमें सारी बातें हैं। अब मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि आरएसएस षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने की अपील हमारे बाबा साहब ने भी कही थी, मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कही थी। और मैं बाबा साहब का एक एग्जाम्पल देता हूं कि नागपुर में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की दीक्षा हुई थी, उस वक्त कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर होने से आपने क्या नागपुर को दीक्षा भूमि बना है, दीक्षा देने का काम क्या नागपुर को इसलिए चुना है? तो फिर बाबा साहब ने तो ये कहा था कि नागपुर मैंने उसके लिए नहीं चुना। फिर नाग लोगों का इतिहास बताया, उसमें से बहने वाली नाग नदी बताया और बसा हुआ नागपुर, ये सारा इतिहास बताया। अब इस इतिहास को रोकने के लिए, इस इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के लिए ये चड्डी पहन के जो सुबह आरएसएस और महल के हेडक्वार्टर में जो जाते हैं और रेशीमाग में जाते हैं और शाम को जो दीक्षा भूमि पे आते हैं, उन लोगों ने दीक्षा भूमि का षड्यंत्र, ये सत्यानाश करने का काम किया। अभी दो मैं एग्जांपल दूंगा। ये जो नाग नदी जो बहने वाली थी, मैं इसलिए वो ट्वीट के अलावा मैं आरएसएस कितनी षड्यंत्रकारी और क्या क्या करती है और क्या किया है, ये मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। तो नाग नदी जहां से निकलती है, जिसका मुंह है,
ये अंबाझरी, तो अंबाझरी के मुंह पे या अवैध बगैर परवानगी से उन्होंने स्वामी विवेकानंद का पुतला, किसी की मांग नहीं थी, वहां बिठाया। हाईकोर्ट ने बोला कि इसको हटाओ, तो उन्होंने अभी तक के हटाया नहीं। उसके वजह से बीच में बाढ़ आई थी, तो ये और फिर बीच में ये नाग नदी को साफ करने का इन्होंने नौटंकी नाटक किया था। अभी तक के नाग नदी को क्लीन नहीं किया और उसकी दुरावस्था है। अभी गंदा नाला जिसको बोलेंगे, जबकि ये बहने वाली अच्छी नदी थी, नहाने की नदी थी, इसको नाला बना दिया। अब रही बात उसके ही बगल में जो दीक्षा भूमि, अभी जो बाबा साहब का मैंने रेफरेंस दिया, उस दीक्षा भूमि का सत्यानाश करने का षड्यंत्र फिलहाल में रचा गया है। और ये संघ के माध्यम से 20-25 सालों से जब वो जगह कम पड़ रही थी, लाखों लोग दीक्षा भूमि पे आ रहे थे, जगह मांगी जा रही थी, तो जगह इन्होंने दीक्षा भूमि को नहीं दिए, दीक्षा भूमि को नहीं दिए। कल परसों जो मेट्रो आया उसको जगह दी, बहुत एकड़ दी, और इसको न देते हुए इन्होंने जो जगह थी वही षड्यंत्र के तहत में अंडरग्राउंड काम शुरू किए। आज यहाँ के सारे अखबारों में कुछ बातें आई है, उसको पानी भरा हुआ है, तालाब जैसा स्वरूप आया है, और अंदर भी अभी पानी जाने के नौबत है स्मारक में। तो ऐसे हालत में ये लोग जब काम चल रहा था तो इन्होंने उसके फेवर में कुछ नहीं किया, उसको रोकने का काम अधिवेशन में किया। लेकिन उसको अब जब ये बात आई कि उसको ठीक करने का है, तो ठीक करने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन हो गए। 1 तारीख को जबकि रोका गया, तो 21 दिन होने के बाद में भी अभी तक के उसमें मिट्टी डालकर समतल करने का काम नहीं किए। वो ये चाहते, उसके बीच में फिर वो झाड़पोड़ हुई, केसेस हुई, और अभी तो जगह ऐसी एक खंडर जैसी वो दिखता है कि दीक्षा भूमि पे लोग गालियां देते समाज को ही। तो इसमें ये जो षड्यंत्र देवेंद्र पेशवा और नितिन पेशवा है, जो नागपुर के 2 पेशवा चड्डीधारी है, संघ के जो नुमाइंदे हैं, ये लोग फुले शाहू आंबेडकरी महापुरुषों के विरोधी है। और महापुरुषों के विरोधी में मैं 1-2 एग्जाम्पल इसलिए देता कि यशवंत स्टेडियम में बाबा साहब का स्मारक बनना चाहिए, कई सालों से डिमांड है, नहीं हुई। अंबाझरी का स्मारक तोड़ा गया, शाहू महाराज का स्मारक मेडिकल चौक में मांग है, वो नहीं हो रहा। अंबेडकर हॉस्पिटल जहां बना हुआ था इंदौरा पे, उत्तर नागपुर में, उसको रोक के दूसरे तरफ में गए, उसका सारा पैसा वो हड़प करने का काम, दूसरे तरफ डाइवर्ट करने का काम किया। और ये जो सारी बातें जो है षड्यंत्रकारी, तो ये षड्यंत्रकारी है जो 2 लोग हैं नागपुर के संघ के जो क्या कहेंगे प्रिय लोग हैं, नितिन और देवेंद्र, तो इन लोगों ने ये षड्यंत्र करने का काम किया। और ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोग इन्वॉल्व हो, इसलिए जैसे कि आरएसएस की शाखा में अभी कलेक्टर कमिश्नर जैसा इनकी अगर चलती है तो बड़े ऑफिसर लोग भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। और यहाँ की जो भी सरकार की कुछ गुप्त बातें हैं वो वहां बताना चाहिए और षड्यंत्र करना चाहिए, इस टाइप का उनका ये चल रहा। अब ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, ईवीएम के माध्यम से सत्ता में आए, फिर से इनकी जो मिली भगत है कांग्रेस और ये अंदरूनी जितना भी है ये षड्यंत्र करके। अभी आईएएस यूपीएससी की बात आप देश में पूरी चर्चा में है, यानी सारे लोगों को लग रहा था कि यूपीएससी सबसे हार्ड एग्जाम है, तो इन लोगों ने सारा वहां कैसी पागल एक पागल महिला जिसने वो सर्टिफिकेट दिया है, मानसिक रोगी है, उसको आईएएस बनाए। और कुछ लोग तो बगैर आईएएस बनाकर बगैर आईएएस वाले को सेक्रेटरी बनाए। तो ये, और अभी डॉक्टर वाली नीट की एग्जाम का भी आपने देखा होगा, जो डॉक्टर बनते वहां कैसा पेपर फूटने का काम। तो ये सारा षड्यंत्र के पीछे अगर आप देखोगे देश के, तो सारे संघ वाले नजर आएंगे। इसलिए कोई भी जो इंक्वायरी है लास्ट तक नहीं होती, थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, उसको दबा देते, रोक देते और दूसरे तरफ पे डाइवर्ट करते। तो ये संघ की नीति है, संघ की नीति ही देश को बर्बाद करने वाली नीति है। इसलिए आरएसएस, बीजेपी, उनकी जितनी भी शाखाएं है, ये अफवाह विंग, अभी आरएसएस की एक विंग है जिसका नाम है अफवाह विंग, अफवाह फैलाने का काम इनका है।
जो नहीं हुई बात वो बताने का, और जो हुई है उसको डाइवर्ट रोक देने का। आपको कुछ साल पहले का सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि गणपति दूध पी रहा, ये अफवाह नागपुर से हेडक्वार्टर से संघ वालों ने फैलाई और देश के सारे लोगों ने वो फत्तर को दूध पिलाया और मुख्यमंत्री सहित, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ फत्तर दूध पी रहा है, गणपति दूध पी रहा है। तो इतना बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने यहां से शुरू किया था। तो वो बीच बीच में ट्रायल करते हैं, कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग बेवकूफ हैं, हम क्या क्या कर सकते। तो एजुकेशन पॉलिसी से लेकर तो सारी बातें, अभी उन्होंने मनुवाद की कुछ बहुत सारी बातें, धर्म की बातें, रामायण महाभारत, ये जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कैसा किया जाए ये अगर सीखना है तो रामायण से षड्यंत्र सीखो, महाभारत से षड्यंत्र। तो ये सारे षड्यंत्रकारी बातें, मनु की सारी बातें हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही। तो इसलिए ये संघ, बीजेपी, ये सरकार ये देशद्रोही का काम करती, संविधान विरोधी काम करती, इसको रोकना चाहिए और बड़े पैमाने पे मीडिया के माध्यम से पब्लिक ने आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा विस्तार से यहाँ पर उत्तम जी ने तमाम बातें कही है। बीच में मैं इंटरप्ट भी इसीलिए नहीं किया कि कुछ चीजें हैं बहुत ही विस्तार से जानना भी आवश्यक हो जाता है। जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गंभीर है और ऐसे में बहुजन तबके के आने वाले तमाम जो कर्मचारी है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो किस तरीके से न्यायिक भूमिका में आकर अपने इस काम को सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो जारी रखेंगे। क्योंकि तमाम जो बड़े अफसर है वो अगर संघ की शाखा में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव उनके ऊपर में भी यानी कि खास तौर पर देखने को मिलेगा, जो मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ सकती है। तो ये तमाम बातें उत्तम जी इनके माध्यम से कही गई है। सर, आने वाला 2025 है और सारे से इसको भी तकरीबन जो है 100 साल पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आरएसएस लगातार 2025 को लेकर जो अपने मसले को या फिर अपने मकसद को लेकर चल रही है वो कितना ज्यादा वो कारगर साबित करना चाहती है? क्या कुछ मंशा आगे इनकी हो सकती है? और इस पूरे निर्णय पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, आरएसएस एक गैर मानवतावादी संगठन है। आरएसएस जो है उसकी जो मूल विचारधारा है वो इंसानों में भेद पैदा करने की है। अब तक उसने भेद पैदा किया है, लेकिन बहुजन महापुरुषों के संघर्ष के कारण वो भेद मिटा है। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव कानून पास हुए हैं जिससे जो संघ है या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनकी जो मोनोपोली थी, उनका जो एकाधिकार समाज को कंट्रोल करने का था वो कमजोर हुआ है। चाहे महिलाओं के मामले में हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन के मामले में हो, चाहे बिजनेस व्यापार के मामले में हो, चाहे स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का मामला हो। लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोग आरएसएस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से षड्यंत्र करते हैं दिन रात कि यहाँ पे कैसे जो जातिवादियों का, जो कास्ट हिंदू हैं, उनके वर्चस्व को बनाया जाए। तो ये वो हमेशा करते रहेंगे जब तक कि इस देश में अंबेडकरवाद जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं होगा। क्योंकि अंबेडकरवाद ही वो विचार है जो ब्राह्मणवादी लोगों को जो है रंगे हाथ पकड़ता है, जो वो इस देश के साथ धोखेबाजी करते हैं, जो इस देश के लोगों के मान सम्मान के साथ वो धोखेबाजी करते हैं, जो इस देश के संसाधनों के बंटवारे में वो जो चोरी और धोखेबाजी करते हैं। इस सारी बातों को अगर किसी विचार के आधार पर पकड़ा जा सकता है तो वो अंबेडकरवादी विचार है। तो वो अंबेडकरवादी विचार को कमजोर करने के लिए, अंबेडकरवादी विचार के लोगों को परेशान करने के लिए वो आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग हमेशा मिलजुल के जो है इस तरह का षड्यंत्र करते रहेंगे। इतना ही नहीं, अभी आप जो इंडियन पेनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो इसमें इन्होंने संशोधन किया है जी। उसमें उन्होंने इतने खतरनाक संशोधन किए हैं कि उनका कहना है कि अगर कोई स्टेट का कोई कर्मचारी
अगर किसी की हत्या भी कर देता है तो उसको सेल्फ डिफेंस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर इस बात की इंक्वायरी बैठाने की जरूरत नहीं है कि उसने गलत किया कि सही किया। कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट का आदमी, सरकार का आदमी अगर किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है जो मानवतावादी विचार को आगे लीड कर रहा है, वैसे में उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी। तो ये सब जो नीतियां ये बना रहे हैं, जो कानून पास कर रहे हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि कैसे जातिवाद को मजबूत किया जाए, कैसे जातिवादी जो लोग हैं उनको इस देश की सत्ता संस्थानों में उनका प्रभुत्व बना के रखा जाए और इस देश के संसाधनों की, जो लोगों की हकों की हकमारी की जाए और संसाधनों को अपने हितों के लिए केवल प्रयोग किया जाए। उसमें देश के हित का नाम, देश हित के नाम की कोई चर्चा नहीं हो। ये सब कानून जो आरएसएस के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी ये जो कानून बना रही है, ये उसका लक्ष्य है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहमियत रखने वाली चर्चा आज हमने की है, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती ने दी है। बहन मायावती सीधा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी होते हुए नजर आई है कि सरकारी कर्मचारी अगर संघ की शाखाओं में जाकर तमाम अपने नीति नियमों को वहां पर दर्शाने का काम करेंगे, तो लगातार उत्तम शेवड़े जी के माध्यम से कहा गया है कि एक इतिहास रहा है, एक षड्यंत्रकारी कहीं न कहीं संगठन के तौर पर आरएसएस को लगातार देखा गया है और उसी तरीके से बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो कर्मचारी अगर संघ की शाखा में शामिल नहीं होते, तो उनके खिलाफ में एक बड़ा षड्यंत्र अनेकों तरीके से रचा जाना ये स्वाभाविक बात होगी। इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर जो पैनलिस्ट के तौर पर आज हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक कुमार जी मौजूद थे। आप सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके साथ-साथ उत्तम शेवड़े जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की है, तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नई चर्चा में। इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जय भीम।